वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम कक्षा 7 के देश के नाम संदेश पाठ का अभ्यास कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि यह जो पाठ है वो क्या है, एक पत्र है। और यह पत्र किस माध्यम से भेजा गया है? ईमेल के माध्यम से। और किसने भेजा है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने हमारे पूरे देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए यह पत्र लिखा है। और पत्र की शुरुआत में ही उन्होंने हमें यह प्रश्न पूछा है कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट है? अगर है तो इस पत्र को पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। इस प्रकार सभी देशवासियों को एक संदेश दिया गया है। देशाभिमान की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो, इसलिए तो हमने अगले वीडियो में इस पाठ का अभ्यास किया था, जिसमें यह पत्र किसे लिखा गया है? हर्ष को। और हर्ष को यह पत्र लिखते हुए वो कहता है कि मैंने डॉक्टर कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया ईमेल पढ़ा है, तो वही ईमेल मैं तुम्हें प्रेषित कर रहा हूँ, यानी कि सेंड कर रहा हूँ। और फिर इस पत्र की शुरुआत होती है, जिसमें डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं कि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट है? यदि हाँ तो पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। और फिर वो अपने पत्र की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी यानी कि आम जनता की सरकार के प्रति जो शिकायत है वो दिखाई गई है। हमारी सरकार से क्या शिकायतें हैं? पहली शिकायत कि हम कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। दूसरी शिकायत क्या है? हम कहते हैं कि हमारे जो कानून है, उसकी नीति नियम है, वो कैसे हो गए? पुराने हो गए। फिर हम कहते हैं कि नगर पालिका जो है वो साफ सफाई नहीं करती, कचरा नहीं उठाती, स्वच्छता नहीं रखती। फिर हम कहते हैं कि फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है। और जो एयरलाइन है वो दुनिया में हमारी सबसे खराब है। चिट्ठी वक्त पर अपने मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सारी आम जनता की शिकायत है, जिसके बारे में हमने अगले वीडियो में अभ्यास किया था। तो ये सारी शिकायतें देखकर डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि आप सिर्फ शिकायत करते रहते हैं और करते ही रहते हैं, लेकिन शिकायत के सुधार के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। फिर डॉक्टर कलाम हमें एक कल्पना करने को कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि आप सिंगापुर जा रहे हैं, या कोई एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उससे आप अपना चेहरा और अपना नाम लीजिए। मतलब कि ऐसा ही मान लो कि आप कहाँ जा रहे हो? सिंगापुर जा रहे हो। फिर अलग अलग देश के बारे में वो बताते हैं कि सिंगापुर में देश का, हमारे दुनिया का, देश का नहीं बल्कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। वहां पर आप उतरते तो वहां पर आप सिगरेट का टुकड़ा कहीं पर सड़क पर नहीं फेंकते, क्योंकि वहां का नियम है कि सिगरेट पीने के बाद उसका टुकड़ा कहीं पर भी फेंका नहीं जाता। साथ ही साथ आप खुले स्टॉल में खाना भी नहीं खाते, क्योंकि वहां के नियम के विरुद्ध है। उसके बाद आप आंचल रोड पर जाते हो शाम को, तो कार चलाने का टोल टैक्स आप तकरीबन 60 रुपये भरते हो। फिर पार्किंग के लिए निर्धारित समय से ज्यादा अगर आपको पार्किंग करना है तो इसके लिए आप टिकट पंच कराते हो, उसके भी पैसे देते हो। वहां जाके वहां के सभी नीति नियमों का पालन करते हैं। दुबई में आप रमजान के दिनों सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, क्योंकि वहां पर नियम है। उसी तरह वॉशिंगटन में 55 मील प्रति घंटा से ऊपर कभी गाड़ी चलाने की आप हिमाकत नहीं करते,
और सिपाही से ये भी नहीं कहते कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, फला मेरा बाप है। ऐसा भ्रष्टाचार वहां पर नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप जाते हो तो हवा में खाली नारियल नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पानी की पीक नहीं थूकते। बोस्टन में आप जाली प्रमाण पत्र नहीं बनाते, क्योंकि वहां पर ये सारा नियम के विरुद्ध है और उसके लिए कुछ सजा रखी गई है। अगर हम इसका भंग करेंगे तो हमें जेल में डाल देगी या हमें हमारे पास पैसे लेंगे, हमारे पास दंड लेंगे। तो वहां जाके आप सारे नीति नियमों का पालन करें। बराबर। तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं? क्या आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर भी करते हो, वहां के नियमों का पालन भी करते हो, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हो। क्यों? सिंगापुर में जाकर आपने ऐसा नहीं किया कि सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां पर फेंका, लेकिन जैसे ही भारत की भूमि में कदम रखा कि तुरंत सिगरेट पीने के बाद उसका टुकड़ा कहीं पर भी फेंक देते। क्यों? क्या भारत में सरकार ऐसा कहती है कि जहां तहां कचरा फेंको? नहीं। आप भारत में कहीं पर भी कागज के पुर्जे उछालते हो, तो क्या भारत की सरकार ऐसा कहती है कि आप कागज के पुर्जे कहीं पर भी फेंको? ये हमारे भारत में ऐसा तो नहीं है कि भाई कचरा डालने के लिए या कचरा उछालने के लिए कहा गया हो। तो यदि आप पराये देश में अच्छे नागरिक हो सकते हैं तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपने देश में क्यों नहीं बन सकते। अगर आप पराये देश में अच्छे नागरिक बन सकते हो तो अपने देश के लिए तो सबसे पहले हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। डॉक्टर कलाम की यह बात बहुत ही अच्छी है। हम दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को महत्व देते हैं, सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंकते, कागज के टुकड़े यहाँ तहाँ नहीं फेंकते, नारियल को हवा में नहीं उछलते, सड़क पर पानी की पीक नहीं करते। तो ये सब मानते हैं और ये लोग वहां पर स्वच्छता क्यों है? सिंगापुर में स्वच्छता क्यों है? वो इसलिए है कि वहां के नागरिक वहां के नीति नियमों का पालन करते। वहां के नागरिक जैसे ही उतरते हैं स्टेशन से या एयरपोर्ट से तो यहाँ वहां का सिगरेट का टुकड़ा नहीं फेंकते, क्योंकि उसे पता है कि ये हमारा देश है और यहाँ पर स्वच्छता रखना हमारी जिम्मेदारी। तो ऐसे नियमों का पालन हमें भारत में भी करना चाहिए, तब जाके भारत हमारा स्वच्छ बनेगा। यहाँ तक हमने अगले वीडियो में अभ्यास किया था। अब आगे डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिलाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और फिर यहाँ वहाँ गंदगी बिखरते हैं और फिर सरकार को दोष देते हैं। वही गंदगी देखकर सरकार को दोष देते हैं कि हमारी सरकार कितनी गंदगी करती है, कभी कचरा ही नहीं उठाती नगर पालिका, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन कचरा डालने वाली सरकार नहीं, कचरा हम करते हैं, गंदगी हम करते हैं और फिर कहते हैं कि सरकार नहीं उठाते। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह कटोरा उसके पीछे लगाएगा? मतलब कि क्या वो अमीर लोग सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि जब भी वो अपने कुत्ते को लेकर बाहर घुमाने निकले तो उसके पीछे एक अधिकारी झाड़ू लेकर आएगा और जब उसके कुत्ते को हाजत लगेगी
तो वो उसके पीछे कटोरा लगाएगा। क्या सरकार ऐसा काम करेगी? अगर गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी सरकार की है तो गंदगी न करने की जिम्मेदारी हमारी है, आम जनता की। हमें समझना चाहिए कि हमें गंदगी नहीं करनी या हमारे द्वारा कहीं पर भी गंदगी ना हो, तब जाके देश स्वच्छ होगा। हम हर रोज उठकर गंदगी करें और सरकार हर रोज झाड़ू लेकर उसे साफ करे। क्या सरकार का यही काम है? हाँ, साफ सफाई करना नगर पालिका का काम है, लेकिन साफ सफाई रखना वो हमारा काम है। हम जब तक बिगाड़ते रहेंगे तब तक नगर पालिका कितना उठाएगी। इसलिए हमें खुद सुधरना है, हमारे देश को अगर स्वच्छ रखना है तो। हम आगे, राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती। मतलब कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे भारत में ही ऐसा है कि अमीर लोगों के कुत्ते यहाँ वहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं, लेकिन हम भारत में ऐसा हो सकता है, लेकिन अमेरिका में और जापान में ऐसा नहीं है। वहां पर तो कुत्ते के मालिकों को ही उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी भी वहीं उलट आते हैं। मतलब कि हम ऐसा गर्व करते हैं कि सरकार को हमने बनाया, हमें इसे वोट दिया इसलिए वो सरकार बनी, और फिर सारी जिम्मेदारी से छोड़ देते। कचरा हम डालते हैं लेकिन उसको उठाने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो हमारी नहीं। हाँ, हमारी सिर्फ डालने की, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ गंदगी करने की, साफ सफाई करने की जिम्मेदारी थोड़ी ना हमारी। फिर भले ही वो हमारा आंगन हो, कुछ भी हो, वो जिम्मेदारी सरकार की। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, मतलब सरकार हमारे नाज नखरे उठाएगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। मतलब कि हमने सरकार को वोट दिया है, हमारी वजह से सरकार बनी है, इसीलिए हम हमारा सारा काम सरकार करेगी और हम रद्दी कागज का जो टुकड़ा है जो फर्श पर पड़ा हुआ है या आंगन में पड़ा हुआ है या रास्ते पर पड़ा हुआ है, तो उसे उठाकर कूड़ेदान में डालने की हिम्मत भी नहीं उठाएंगे। मतलब कि वो सब काम कौन करेगी? नगर पालिका और सरकार। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर जाहिर शौचालय सरकार ने बनवाए, साफ सुथरे बनवाए, लेकिन हम क्या करते? वहां पर भी गंदगी करते, ठीक से उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इतनी भी कॉमन सेंस आम जनता में नहीं है, उसे भी गंदा कर देते और फिर कहते कि ये सरकार का बनाया हुआ है, इतना गंदा। लेकिन गंदगी करने वाला कौन है? हम। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। कौन सी समस्या? कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं दूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। मतलब कि हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, दहेज प्रथा, ऊंच नीच की प्रथा, भ्रष्टाचार, छुआछूत की प्रथा, तो उसके बारे में भी हमारा रवैया, हमारे विचार ऐसे ही है कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ फाड़ के बातें करते हैं कि दहेज बहुत ही बड़ी क्रूर प्रथा है,
कई दहेज वैसी प्रथा कि जो कई सालों से चली आ रही, एक दूषण है। दहेज न देने के कारण कई कन्याओं की शादी नहीं होती। दहेज में यदि कन्या कम वस्तु या कम पैसे लाए तो ससुराल वालों से सताते हैं, जलाते हैं, उसे शारीरिक पीड़ाएं पहुंचाई जाती है। तो हमारे देश में कानून भी ऐसे लालची लोगों के विरुद्ध कानूनी नियम बनाए हैं, क्योंकि दहेज प्रथा एक दूषण है। यदि हम सब मिलकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे तो वो दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसे समय में हम क्या कहते हैं कि मैं अपनी बेटे की शादी में दहेज ना लूं, सब ले रहे हैं, अगर मैं ना लूं तो इसमें कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। कोई तो शुरुआत करे, लेकिन ऐसा नहीं। हम सिर्फ उसके बारे में बोलते हैं, करते नहीं। हम जोर जोर से बातें करते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, कन्या को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने बेटे की जब शादी करते हैं तब थैला भर भर के दहेज मांगते हैं। ऐसी है हमारे देश की व्यवस्था। फिर आगे राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? ये व्यवस्था है किसकी? सबसे बड़ा प्रश्न। डॉक्टर कलाम ने हमें क्या पूछा कि ये जो व्यवस्था है इसे कौन बदलेगा, और ये व्यवस्था किसकी है? हमारी अपनी व्यवस्था है। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। मतलब कि व्यवस्था में सोसाइटी है, पड़ोसी है, आसपास के घर है, पूरा शहर है, राज्य है, सरकार है, सब है, लेकिन उस व्यवस्था में हम कहीं पर भी नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। अगर देश को सुधारने के बारे में, कुछ अच्छा काम करने के बारे में हमारी बारी आए तो हम क्या करते हैं कि अपने परिवार को सुरक्षित करके कवच में घेर लेते हैं। ना ही कुछ बोलते और ना ही कुछ करते और ना ही किसी को कुछ करने देते। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर प्लेन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। फिर हम राह देखते हैं कि कोई आए और इस देश की व्यवस्था को बदले। कोई मिस्टर क्लीन आ जाए और चमत्कार कर दे, पूरे देश की व्यवस्था को बदल दे। ऐसा हो कि रातों रात पूरा देश स्वच्छ हो जाए। आप जब तक गंदगी फैलाना नहीं छोड़ेंगे तब तक स्वच्छता नहीं आएगी, और फिर जब अच्छा नहीं लगेगा देश में तो देश छोड़कर ही चले जाएंगे दूसरे देश में। उन्होंने कहा कि हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, फिर उनके गौरव का गुणगान करेंगे। फिर भारत में परेशान होकर कहाँ चले जाते हैं? विदेश में, अमेरिका चले जाते हैं। फिर वहां जाकर उनके गौरव का गुणगान गाएंगे कि कितनी स्वच्छता है, कितनी व्यवस्था है, और फिर व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। अगर वहां जाकर कोई तकलीफ हुई तो फिर हम वहां से भागकर दूसरे देश में चले जाएंगे, इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ा जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। मतलब कि भारत हमें पसंद नहीं है, उसकी व्यवस्था पसंद नहीं है, उसकी नीति नियम पसंद नहीं है, उसके कानून पसंद नहीं है, वहां पर गंदगी है, इसलिए हम अमेरिका गए। अमेरिका चले गए, वहां सेफ नहीं रहे तो इंग्लैंड चले गए, वहां पर अच्छी तरह से कमाई नहीं मिली तो खाड़ी चले गए, और फिर वहां पर युद्ध हुआ। तो फिर जब कोई रास्ता नहीं बचता तो फिर हम क्या करते हैं? भारत सरकार से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो सरकार आए और हमें यहाँ आकर हमें बचाकर अपने घर ले जाए। मतलब कि भारत बिल्कुल पसंद नहीं है,
लेकिन हमें बचाने की जिम्मेदारी तो भारत सरकार ही है, हम सरकार की है, हम भारतीय। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। मतलब कि देश को गाली देते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था में योगदान नहीं देते। अगर सरकार ने कहा है कि गंदगी नहीं फैलानी, तो हम उसमें योगदान नहीं देते कि हाँ नहीं फैलानी तो नहीं फैलानी, कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना है तो हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन हम उस व्यवस्था में भाग नहीं देते या साथ नहीं देते। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते, श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। यानी कि डॉक्टर कलाम ने हमें ऐसी बातें बताई कि जिससे हमें अपने देश के प्रति, अपने देश की जिम्मेदारियों के प्रति गौरव बढ़े, हमारे अंदर ये भावना जागृत हो कि हम हमारे देश के नीति नियम और कायदे कानून का पालन करें, भारत के गौरव गाथा चारों ओर फैलाएं। इसीलिए हमारे विचारधारा को बदलने के लिए डॉक्टर कलाम ने यह संदेश दिया कि जिस प्रकार आप विदेश में एक प्रशंसनीय नागरिक बन सकते हो, प्रशंसनीय, तो भारत में भी उसकी व्यवस्था का पालन करते हुए आप एक सफल और प्रशंसनीय नागरिक जरूर बन सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा यह पाठ यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।